2 फरवरी 1971 लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के 8 बजे 80 घंटों से इंडियन एयरलाइंस का F-27 विमान एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। इस विमान को 2 दिन पहले 2 कश्मीरी हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने श्रीनगर से उड़ान भरने के बाद हाईजैक कर लिया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ था, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके ने एयरपोर्ट की खामोशी को चीर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां विमान की तरफ दौड़ी, मगर तब तक सब राख हो चुका था। देखते ही देखते पूरा विमान आग की चपेट में आ गया। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। दोस्तों, इस आग की लपटों के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, जिसे ISI अपने एजेंट समझ रही थी। असल में वह भारत के जांबाज जासूस थे। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान रावलपिंडी में स्थित ISI हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर में एक खुफिया मीटिंग चल रही थी। ISI का एक जनरल, जिसका कोड नेम हामिद गुल, अपने साथियों के साथ इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहा था। ISI के अफसर अपनी इस शानदार योजना पर खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने भारत को मात देने का अचूक फार्मूला ढूंढ लिया है। उन्होंने धोखे और साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। नवंबर 1971 को श्रीनगर के 22 साल के हाशिम कुरैशी को NLF के जरिए ISI ने बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुला लिया। उसके साथ उसका चचेरा भाई अशरफ कुरैशी भी था। उनके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा गया। उन्हें कश्मीर की आजादी का हीरो बनने का सपना दिखाया गया। उन्हें POK के एक खुफिया ट्रेनिंग कैंप में हथियार चलाना सिखाया गया। सबसे अहम ट्रेनिंग थी प्लेन हाईजैक करने की। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी पायलट जमशेद मंटो ने उन्हें प्लेन के कॉकपिट के लेआउट को काबू करने के तरीके, इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बताया। उन्हें सिखाया गया कि कैसे नकली हथियारों से भी असली जैसा डर पैदा किया जा सकता है। ट्रेनिंग के आखिर में ISI के एक हैंडलर ने हाशिम को एक पैकेट थमाया। उसमें एक नकली दिखने वाली पिस्तौल और एक नकली हैंड ग्रेनेड था। 15 जनवरी की ठंडी रात को हाशिम कुरैशी ISI से मिले नकली हथियारों के साथ चुपचाप बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। BSF के जवानों ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। जमीन पर गिराकर उसकी तलाशी ली गई। जैसे ही उसके बैग से वह नकली पिस्तौल और ग्रेनेड निकले, BSF अफसर का माथा ठनक गया। उसे फॉरेन पास की BSF पोस्ट पर ले जाया गया। शुरुआती पूछताछ में हाशिम ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन 22 साल का हाशिम ज्यादा देर तक दबाव झेल नहीं पाया और फिर एक एक करके सब कुछ उगल दिया। जैसे ही खबर दिल्ली राह हेडक्वार्टर पहुंची, काव साहब का चेहरा शांत था, लेकिन दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उन्होंने फौरन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क किया। काव ने इंदिरा गांधी से कहा, मैडम, ISI ने हमें एक हथियार दिया है। हाशिम कुरैशी, हम इस हथियार का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करेंगे। हम हाशिम को जेल नहीं भेजेंगे, हम उसे डबल एजेंट बनाएंगे। वो प्लेन हाईजैक करेगा, ठीक वैसे ही जैसे ISI चाहती है। लेकिन कहानी हमारी होगी, किरदार हमारे होंगे और अंजाम भी हमारा होगा। इंदिरा गांधी को इस प्लान के खतरे का अंदाजा था। एक छोटी सी चूक भारत की भयंकर बेइज्जती करवा सकती थी, लेकिन इंदिरा एन काव की काबिलियत पर भरोसा करती थी और पाकिस्तान की हरकत से गुस्से में भी थी। उन्होंने इस बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि किसी भी भारतीय नागरिक की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। और इस तरह ISI की साजिश की कोख से ही जन्म हुआ ऑपरेशन गंगा का। तारीख 20 जनवरी 1971 हाशिम के सामने RN काव ने ऑफर रखा, देख लड़के, या तो फांसी चढ़ेगा या फिर इंडिया के लिए काम कर। हाशिम के पास कोई चारा नहीं था, जान बचाने के लिए राजी हो गया। अब वह रॉ का मोहरा बन चुका था। रॉ की टीम ने ऑपरेशन गंगा की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हर डिटेल को बारीकी से प्लान किया गया। रॉ ने इंडियन एयरलाइंस का सबसे पुराना कवाड़ हो चुका फोकर F-27 प्लेन गंगा को इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया। गंगा को चुपचाप जनवरी के आखिरी हफ्ते में वापस सर्विस में ले आए। वहां उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। इंजन को चेंज किया गया और दोबारा वैसे ही दिखाने के लिए सेम पेंट किया गया। अब गंगा अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। श्रीनगर जम्मू रूट पर लगाया गया। ये छोटी सी डोमेस्टिक फ्लाइट की हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले थे हाईजैकर हाशिम और अशरफ कुरैशी। तय हुआ
कि हाईजैक के बाद हाशिम वही मांगे रखेगा जो आईएसआई ने बताई थी, 36 कश्मीरी कैदियों की रिहाई की मांग। प्लान में यह बात खास तौर पर डाली गई कि हाशिम लाहौर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो से ही बात करेगा। 30 जनवरी को सुबह 10 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर गंगा विमान जम्मू जाने के लिए तैयार था। यात्री बोर्डिंग कर रहे थे। हाशिम और अशरफ भी लाइन में लगे थे। उनके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। जैसा प्लान था सिक्योरिटी चेक बस नाम का हुआ। नकली हथियार आसानी से अंदर चले गए। 26 यात्रियों एवं 4 क्रू मेंबर्स के बीच हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी भी प्लेन में अपनी सीट पर बैठ गए। इसी प्लेन के अंदर रॉ का एक एजेंट भी बैठा हुआ था, जिसका काम जरूरत पड़ने पर हाशिम कुरैशी की मदद करने का था। आसमान में गंगा विमान के अंदर उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद अचानक माहौल बदलता है। हाशिम अपनी सीट से खड़ा हुआ और चीख कर बोला, हैंड्स ऑफ, ये प्लेन हाईजैक हो गया है, कोई अपनी जगह से हिला तो अच्छा नहीं होगा। तभी हाशिम चीखता हुआ कॉकपिट की तरफ बढ़ा और प्लेन को लाहौर ले जाने का हुक्म दिया। प्लेन का रुख बदल चुका था। जम्मू पीछे छूट गया था। मंजिल अब लाहौर थी। विमान भारतीय सीमा पार करके पाकिस्तानी एयरबेस में दाखिल हो गया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने आपात बैठक बुलाई। बाहर से सब टेंशन वाला माहौल था, लेकिन अंदर ही अंदर काव साहब की स्क्रिप्ट चल रही थी। जैसे ही खबर लाहौर पहुंची, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने फॉरेन लैंडिंग की परमिशन दे दी। गंगा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। प्लेन रुकते ही पाकिस्तानी फौजों ने घेरा तो डाला, लेकिन हमला नहीं किया। तभी हाशिम ने प्लेन के दरवाजे से मांगे रखना शुरू कर दिया। 33 कैदी पाकिस्तान में सियासी पनाह और सिर्फ भुट्टो से बात करने की शर्त रख दी। भुट्टो का नाम आने से उन्हें लगा कि कश्मीरी सच में उन्हें अपना नेता मानते हैं। भुट्टो को बुलाया गया। आते ही उसने हाईजैकर्स को गले लगाया, उनकी बहादुरी की तारीफ की, मानो वो इंडिया के खिलाफ जंग जीतकर आए हो। लाहौर में जश्न का माहौल था। सड़कों पर जुलूस निकाला जा रहा था। नारे लग रहे थे, कश्मीरी मुजाहिद जिंदाबाद। लेकिन तभी एक पाकिस्तानी अफसर हाईजैकर तक संदेश पहुंचाता है कि भारत ने तुम्हारी मांगे ठुकरा दी है। लेकिन रॉ के प्लान के मुताबिक अशरफ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। बोला कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम प्लेन उड़ा देंगे। वहीं दूसरी ओर रॉ का एक और प्लान कामयाब हो जाता है। अगले ही दिन 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने सभी 26 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को बसों से वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया, जहां से वह हिंदुस्तान वापस आ गए। अब लाहौर में सिर्फ खाली गंगा प्लेन हाशिम, अशरफ और रॉ का तीसरा आदमी बचा था। भारत ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेजी कि हमारा प्लेन वापस चाहिए। और फिर आई 2 फरवरी की रात। 8 बजे हाईजैक के लगभग 80 घंटे बाद अचानक लाहौर एयरपोर्ट पर गंगा विमान में जोरदार धमाका हुआ और वह आग की लपटों में घिर गया। पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस चुका था। उनकी धरती पर उनकी निगरानी में एक भारतीय प्लेन जला दिया गया था, जिसे उन्होंने ही हाईजैक करवाया था। लाहौर में विमान जलने की खबर मिलते ही भारत ने कूटनीतिक हमला बोल दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा की गई। 4 फरवरी को भारत सरकार ने फौरन एक भयंकर धांसू फैसला लिया। पाकिस्तान के सभी प्लेन्स के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह बंद, नो एंट्री। अब कोई भी पाकिस्तानी प्लेन भारत के ऊपर से नहीं उड़ सकता। दरअसल पाकिस्तान अपने यहाँ से तब के ईस्ट पाकिस्तान में हथियार और बाकी चीजें पहुंचा रहा था और भारत का एयर स्पेस काम में ले रहा था। वह भारत के ऊपर से प्लेन उड़ाकर भारत की जानकारी भी जुटा रहा था। अब भारत का आसमान बंद हो चुका था। पाकिस्तान को ढाका जाने के लिए या तो चीन के ऊपर से घूमकर जाओ या नीचे समुद्र के रास्ते श्रीलंका होते हुए। दोनों में समय और पैसा बर्बाद। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत पर हमला बोल दिया, लेकिन इस जंग में वो एयर स्पेस बैंड भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स पूर्वी मोर्चे पर एकदम अकेली पड़ गई। पाकिस्तान से कोई मदद, कोई नए जहाज आसानी से आ ही नहीं पाए। ढाका में बैठे पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने केवल 13 दिन बाद ही 16 दिसंबर को ढाका में दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। इस जीत में उस ऑपरेशन गंगा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।